हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन? मुझे कमेंट्स में बताइए। आजकल मैं आपको कवर करवा रही हूँ कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स, ब्रिटिश राइटर्स भी मैंने कवर करवाए हैं। टोटल 18 वीडियोस कवर किए हैं हमने उस प्लेलिस्ट में। और अब हम अमेरिकन राइटर शुरू करें, और ये सभी राइटर्स आपके किसी भी लिटरेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत काम आएंगे। टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, सीयूईटी। यू कैन ज्वाइन दिस चैनल। यहाँ पर आपको एक बेसिक पीडीएफ मिलेगी अपने सिलेबस से रिलेटेड, और टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी, जिससे कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। अपने टीयर 2 के एग्जाम पैटर्न को भी देख लीजिए। 60 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के, और 10 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के, जो कि सब्जेक्टिव होंगे। और आपके शॉर्ट क्वेश्चन में से 0.25 मार्क की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो बहुत सोच समझकर आपको आंसर्स करने हैं, और मेरे सभी वीडियोस को देखते रहिए, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके आंसर्स गलत नहीं होंगे। मैं अपने वीडियोस में सब कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो कुछ भी आपके एग्जाम्स में आएगा। अगर आप ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो जल्दी से इस चैनल को ज्वाइन करिए। Born 1899, USA, worked as journalist and war reporter and died 1961. One of the greatest modern American writers, जिन्होंने unfortunately अपनी लाइफ के एंडिंग ईयर्स में बहुत सफर किया and ultimately he committed suicide in 1961. Successively, he survived 2 plane crashes. Can you imagine? Ultimately, जब पेन अनबेरेबल हो गया, 54 में ये सब हुआ था। 1954 में 2 प्लेन क्रैशेस, जिसके बाद उनकी हेल्थ बहुत ही खराब रहने लगी और पेन नहीं बेयर कर पाए। 1961 ही कमिटेड सुसाइड। ही वेंट ऑन अ ट्रिप टू अफ्रीका इन 1954, जहां पर वो सीरियसली इंजर्ड हो गए थे इन द प्लेन क्रैशेस दैट लेफ्ट हिम इन पेन एंड इल हेल्थ फॉर मच ऑफ हिज रेस्ट ऑफ लाइफ। ग्रेट राइटर थे, लेकिन पेन तो सभी को होता है ना। डिप्रेशन, इलनेस, मेंटल स्ट्रगल ने उन्हें अंदर से तोड़कर रख दिया, और शायद दर्द अनबेरेबल हो गया और उन्होंने अपनी जिंदगी का अंत कर लिया। सेकेंड प्लेन क्रैश के बाद उन्हें डेड माना जा रहा था। ऑलमोस्ट 24 hours after being presumed dead, he emerged from the jungle carrying a bottle of gin and a bunch of bananas. तो देखिए, प्लेन क्रैशेस ने उन्हें सरवाइव करवा दिया, लेकिन खुद का अंत उन्होंने कर लिया, क्योंकि पेन उनसे वो सहा नहीं गया। वेरी सेम ईयर जब उन्होंने प्लेन क्रैशेस फेस किए, तब उनकी लाइफ में एक अच्छी चीज भी आई, 1954 का नोबेल प्राइज। और ये नोबेल प्राइज देखिए, स्पेसिफिकली उनके प्राइज डिटेल में मेंशन्ड है, ओल्ड मैन एंड द सी। इसकी सक्सेस तो उनके लिए एक लाइफ टाइम अचीवमेंट थी। एंड इससे पहले भी काफी अच्छे नोटेबल अमेरिकन राइटर्स को नोबेल मिल चुका था। 1949 में विलियम फॉकनर। फॉलोइंग William Faulkner in 1949, Hemingway was the 5th American to be a recipient of this prize. कुछ फेमस अमेरिकन नोबेल लॉरिएट्स के नाम आप देख लीजिए, काफी काम आएंगे एग्जाम्स में। सिंक्लेयर लुइस, यूजीन ओनील, पर्ल एस्टबर्ग, विलियम फॉकनर, हमारे अर्नेस्ट हेमिंग्वे जो हम आज कवर कर रहे हैं, जॉन स्टीनबेक, टोनी मॉरिसन एंड बॉब डायलन। राइटिंग स्टाइल की बात करते हैं हेमिंग्वे जी के। बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्लियर और बहुत ही डायरेक्ट लैंग्वेज इस्तेमाल किया करते थे। जहां पॉसिबल हो शॉर्ट सेंटेंसेस लिखा करते थे और रियलिस्टिक नैरेशन दिया करते थे। आइसबर्ग थियरी की बात मैं आपसे डिटेल में करूंगी। क्या होती है आइसबर्ग थियरी? उनका फोकस हुआ करता था एक्शंस पर, इमोशंस पर, और इवन जहां पर कैरेक्टर्स चुप हैं, वहां पर भी एक इमोशन वो डाल दिया करते थे अपनी राइटिंग्स में। एक फेमस शू स्टोरी है जो कि उन्हें एट्रीब्यूट की जाती है, ऑल्दो इस एट्रीब्यूशन को लेकर कुछ कंट्रोवर्सीज रहती है, लेकिन जान लेते हैं स्टोरी को। कितनी प्यारी सी है देखिए, और कितनी इमोशनल है। फॉर सेल बेबी शूज नेवर वॉर्न। कितनी डीप ट्रेजेडी दिखाई गई है सिर्फ 6 वर्ड्स में। इमोशंस इन वेरी फ्यू वर्ड्स, एग्जाम्पल ऑफ मिनिमलिस्ट राइटिंग स्टाइल। आइसबर्ग थियरी की बात करना बहुत जरूरी है हेमिंग्वे जी के लिए। मिनिमलिस्ट सरफेस होता है, सिंपल डायरेक्ट लैंग्वेज होती है, और मीनिंग इम्प्लाइड रहता है। जितनी बात ऊपर सरफेस लेवल पर है, उससे कहीं ज्यादा गहरी बात अंदर होती है, बीनीथ द सरफेस। रीडर्स को बहुत पार्टिसिपेट करना पड़ता है इनकी राइटिंग्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको अभी 6 वर्ड्स की एक छोटी सी स्टोरी बताई, जिसमें
स्टोरी सिर्फ 6 वर्ड्स में, लेकिन उसके पीछे उसके अंदर बहुत सारे इमोशंस छिपे हैं। ऑन द सरफेस वर्ड्स बहुत ही प्लेन और बहुत ही मिनिमल दिखते हैं, लेकिन there lies a vast ocean of emotion, thought and human experience like an iceberg. जैसे आइसबर्ग होता है ना, only fraction of it is visible, while deepest currents remain hidden, waiting for us to discover. तो हमें वो मीनिंग डिस्कवर करना पड़ता है पार्टिसिपेंट बनकर। इसी वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स भी कवर करेंगे। हेमिंग्वे जी के द सन ऑल्सो राइजेस, अ फेयरवेल टू आर्म्स, फॉर whom the bell tolls and the old man and the sea। 1926 में पब्लिश हुआ था सन ऑल्सो राइजेस। काफी इंपॉर्टेंट मॉडर्निस्ट नॉवल है। लॉस्ट जनरेशन दिखाई गई है, जिसकी मैं बात करूंगी इसी वीडियो में। वर्ल्ड वॉर वन के इम्पैक्ट्स भी दिखाए गए। मेजर थीम है लव, लॉस, आइडेंटिटी का सर्च एंड डिसइल्यूजनमेंट। पेरिस एंड स्पेन ये सेटिंग्स है। सेटिंग भी आ सकती है आपको एग्जाम्स में, और कैरेक्टर्स के नाम भी आ सकते हैं। मेन कैरेक्टर्स हैं जेक बार्न्स, लेडी ब्रेट एशली एंड रॉबर्ट कॉन। इन सभी कैरेक्टर्स के थ्रू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की स्टोरी दिखाई गई, किस तरीके से लोग बहुत ही कंफ्यूज थे, इमोशनली एम्प्टी थे, और ट्रेवल, फ्रेंडशिप, इन सब चीजों के थ्रू अपने अंदर के अकेलेपन से भागने की कोशिश कर रहे थे। एंड द जर्नी इज ऑफ पेरिस एंड स्पेन। पब्लिश्ड इन 1929। बात करते हैं फेयरवेल टू आर्म्स की, जिसकी सेटिंग है वर्ल्ड वॉर वन, इटली की, और यहाँ पर 2 कैरेक्टर्स की लव स्टोरी दिखाई गई है, फ्रेडरिक हेनरी एंड कैथरीन बार्कले। थीम अगेन द सेम, वॉर, लव, लॉस, फेट एंड ह्यूमन सफरिंग। वॉर किस तरीके से क्रूअल होती है सभी लोगों के लिए, और प्यार को, जिंदगी को कितना इम्पैक्ट करती है। Powerful novel that shows the tragic reality of war and emotional struggle of human beings set during World War One। The story follows फ्रेडरिक हेनरी, जो कि एक अमेरिकन एम्बुलेंस ड्राइवर है। इनके प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। For whom the bell tolls 1940 का वर्क है। मेजर वॉर नॉवेल है। स्पेनिश सिविल वॉर इसकी सेटिंग है। क्वेश्चन आ सकता है। कैरेक्टर, मेजर कैरेक्टर रॉबर्ट जॉर्डन। द सेम थीम्स, वॉर, सेक्रीफाइस, लव, ड्यूटी, डेथ। Connection between individual life and humanity, that is what I'll say is the major thing about it. It is a powerful novel set during the Spanish Civil War that tells the story of Robert Jordan, an American soldier fighting for a cause he believes in. Novel explore करता है themes like war, sacrifice, love, responsibility and death. हेमिंग्वे जी हमें दिखाते हैं दैट नो ह्यूमन बीइंग लिव्स अलोन। हम कभी भी आइसोलेटेड नहीं हो सकते, हम हमेशा एक कम्युनिटी का हिस्सा बने रहना चाहते हैं। टाइटल जॉन डन की एक पोएट्री से लिया गया है, डिवोशंस अपॉन इमर्जेंट ओकेशंस। जॉन डन जी देखिए कितना ब्यूटीफुल लिखते हैं। नो मैन इज एन आइलैंड एंटायर ऑफ इटसेल्फ, एवरी मैन इज अ पीस ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड देयरफॉर नेवर सेंट टू नो फॉर whom the bell tolls, it tolls for thee। The book's title is taken from metaphysical poet John Donne's series of meditations and prayers on health, pain and sickness। जॉन डन जी की ये पोएट्री पब्लिश हुई थी 1624 में। अब बात करती हूँ ओल्ड मैन एंड द सी की, जो कि 1952 में पब्लिश हुआ था, और ये नॉवेल नहीं नॉवेला है, नॉवेल से थोड़ा सा छोटा। सेंटियागो नाम के एक कैरेक्टर हैं, जो कि क्यूबा के एक फिशरमैन हैं। कैरेक्टर का नाम, क्यूबा की सेटिंग, ये सभी क्वेश्चंस आ सकते हैं। गल्फ स्ट्रीम की सेटिंग है नियर क्यूबा, और एक इंसान का स्ट्रगल, उसका करेज, उसका प्राइड, उसका एंड्योरेंस, एक इंसान नेचर से कितना और कब तक लड़ सकता है, ये सब कुछ यहाँ पर दिखाया गया। बहुत ही सिंपल और डीपली मीनिंगफुल स्टोरी है अबाउट सेंटियागो, जो कि स्ट्रगल करते हैं मेनी डेज टू कैच अ जायंट मार्लिन फिश इन द सी। बहुत अच्छी एक बात कहते हैं सेंटियागो, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। हार मान लेना मतलब कि आप खत्म हो गए, आप डिस्ट्रॉय हो सकते हैं लेकिन हार नहीं मान सकते। अब थोड़ी बात करते हैं लॉस्ट जनरेशन के बारे में। लॉस्ट जनरेशन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ अमेरिकन राइटर्स, जो कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद लिखा करते थे। थोड़ी सी कंफ्यूजन, थोड़ा सा डिसइल्यूजनमेंट इनकी राइटिंग्स में नजर आया करता था, एंड इट वाज पॉपुलराइज्ड बाय गर्ट्रूड स्टेन। इन राइटर्स ने ट्रेडिशनल वैल्यूज को रिजेक्ट किया। मेजर राइटर्स देखिए, अर्नेस्ट हेमिंग्वे हैं, एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड, इन्हीं के कॉन्टेम्पररी राइटर जॉन डॉस पेसोस, गर्ट्रूड स्टेन एंड मेनी मोर अदर कॉन्टेम्पररी राइटर्स। बट ये सभी मेजर नाम हैं यहाँ पर। कई बार टी एस एलियट को भी एसोसिएट किया जाता है, बट मेजरली आप ये 4 नाम याद रखिए, एग्जाम्स में आपको आ सकते हैं।
हेमिंग्वे जी के बहुत से इंपॉर्टेंट वर्क्स मैंने एक प्लेलिस्ट में अरेंज किए हैं, आप इन सभी वर्क्स को भी पढ़िए। ओल्ड मैन एट द ब्रिज काफी पॉपुलर शॉर्ट स्टोरी है इनकी। क्लीन वेल लाइटेड प्लेस भी बहुत ही अच्छी ह्यूमन साइकोलॉजी को शो करती हुई एक स्टोरी है। सभी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं यहाँ पर, इंक्लूडिंग ओल्ड मैन एंड द सी। ये आप जरूर देखिए सभी वीडियोस। आपके लिए क्वेश्चन, हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द ओल्ड मैन एंड द सी? रॉबर्ट जॉर्डन, फ्रेडरिक हेनरी, सेंटियागो और जेक बार्न्स? For whom the bell tolls is set during which war? World War I, II, Spanish Civil War or American Civil War? अगर आप अपने टीयर 2 एग्जाम के लिए लाइव प्रिपरेशन चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी जहां से आप इंक्वायरी कर सकते हैं क्लासेस के बारे में। अ ग्रेट गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन।